अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ दी चैप्टर नंबर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, इस पर बात करेंगे। इस चैप्टर में आपके जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ दी बेसिकली 3 इंडस्ट्रीज़ हैं। एक है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, देन सीमेंट इंडस्ट्री एंड देन पेपर इंडस्ट्री। तो आपके जो इसमें पोर्शन शामिल है वो है जी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। तो आज हम इन दोनों इंडस्ट्रीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, क्या हिस्ट्री है इनकी। फर्टिलाइज़र्स बेसिकली 5000 BC में चाइनीज़ अपनी फील्ड्स में एनिमल मेन्योर को डाला करते थे ताकि ग्रोथ अच्छी हो, कल्टीवेशन अच्छी हो, फर्टाइल लैंड हो। तो मेन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल है विच इज़ यूज टू फर्टिलाइज लैंड एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फीसेस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक। यानी जो माल मवेशियों का वेस्ट होता है लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में, उसे खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती थी। तो इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो थे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, जिन्हें प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस में सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम के एलिमेंट्स शामिल थे। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बेसिकली फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस which are added to the soil to make up the deficiency of essential elements like nitrogen, phosphorus and potassium NPK। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें सॉइल में डाला जाता है ताकि एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटाशियम है, इनकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? प्रॉपर ग्रोथ करना प्लांट्स की और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, और पहले से जो उसमें क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो रही होती है उसमें जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हो चुके हैं उन्हें दोबारा रिप्लेनिश करना यानी रिकवर करना। अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं? इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। इनमें बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन शामिल हैं। ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को दरकार होते हैं फॉर द ग्रोथ। तो इनकी ज़्यादा क्वांटिटी भी पॉइजनस होती है, तो इन्हें एक रेंज में ही इस्तेमाल किया जाता है, और वो रेंज है 6 ग्राम से 200 ग्राम पर एकड़। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके बरक्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो लार्ज से निकला है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट में हो फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शामिल हैं। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी क्वांटिटीज़ 5 kg से 200 kg पर एकड़ होती है, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारी फर्टिलाइज़र की डिमांड को पूरा करती हैं? हर कंपाउंड फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता कि जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम आप उसे फर्टिलाइज़र नहीं कह सकते। फर्टिलाइज़र के लिए कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी हैं। द डिज़ायर्ड एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन वाटर सोलुबल फॉर्म, के जो भी एलिमेंट्स आपके पास फर्टिलाइज़र में होने चाहिए उसे वाटर सोलुबल फॉर्म में होना चाहिए ताकि प्लांट उसे आसानी से असेंबल कर सके और अवेलेबल हो रेडिली प्लांट को। और दूसरा, जो कंपाउंड आप फर्टिलाइज़र के तौर पे लें उसे सॉइल में स्टेबल भी होना चाहिए और स्टोरेज के लिहाज से भी वो अच्छा हो। यानी वो आप जब उसे अप्लाई करें सॉइल में तो वो अपनी हालत को इस हालत में ना कन्वर्ट कर ले कि वो एक हार्ड स्टोनी मैस बन गया है जिससे प्लांट एसिमिलेट नहीं कर सकता। दूसरा सबसे अहम फैक्टर कि इसे चीप होना चाहिए। कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं जो अच्छे फर्टिलाइज़र की होती हैं। नंबर 1 कि आपके पास जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आपके उसमें फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं वो रेडिली अवेलेबल होने चाहिए प्लांट को, कि प्लांट उसे इजीली ले सके। सेकंड फीचर है कि उसे सॉल्युबल होना चाहिए, पानी में आसानी से मिक्स होगा तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट से प्लांट को फ़ायदा पहुंचेगा। इंजरस ना हो, प्लांट के लिए डैमेजिंग ना हो, चीप होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक प्लांट उससे फ़ायदा हासिल कर सके, और ऐसा होना चाहिए जो सॉइल की पीएच को चेंज ना करे, और या रेन या वाटर हो तो ऐसी फॉर्म में तब्दील ना हो जाए जिससे प्लांट एसिमिलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हमारे पास फर्टिलाइज़र्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है। क्लासिफिकेशन 3 तरह की होती है, और ये तीनों क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ एलिमेंट पर है। आपने देखा कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस के जो एलिमेंट्स हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम आता है, जिसे हम NPK प्रीवियसली देख रहे थे। तो इसकी बुनियाद पर 3 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की, तो इसके नेम से इंडिकेट होता है कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जो प्लांट या सॉइल को नाइट्रोजन सप्लाई करें। नाइट्रोजन का अब क्या फंक्शन है? ये एक तो अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट में या स्टेम और लीव्स की डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है,
और प्रोटीन का मेजर पार्ट है और ये लीव्स में ग्रीन कलर भी इम्पार्ट करता है और प्लांट्स की क्वालिटी और यील्ड को भी बढ़ाता है। ये सारे नाइट्रोजन के फंक्शंस हैं जो हमें इस फर्टिलाइज़र से मिलते हैं। अब इसमें फॉल करने वाली जो एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में, वो है अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया। यहाँ पर जो एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे इस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की वो 2-3 है। अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर, अमोनिया हमारे पास ऐसा फर्टिलाइजर है जो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा तमाम फर्टिलाइजर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं सवाए कैल्शियम नाइट्रेट के, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट के, तमाम सॉइल को एसिडिक बना देते हैं और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सॉइल की लाइमिंग की जाती है, जिसमें हम लाइम डालते हैं जो कि एक बेस है। वक्फे वक्फे के साथ लाइम को डाला जाता है ताकि सॉइल की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज किया जा सके। लिक्विड अमोनिया जो है एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है और डायरेक्ट इसे सॉइल में अप्लाई किया जाता है, कोई प्रेपरेशन करनी नहीं पड़ती और इससे 82% नाइट्रोजन ऑब्टेन की जा सकती है। और यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि आपको अमोनिया का फर्टिलाइजर कितनी % नाइट्रोजन देता है। और दूसरा इसका जो अप्लाई करने का तरीका है कि 6 इंचेस डाउन सॉइल में इसे इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये सीप ना कर जाए, लीक ना कर जाए और सॉइल को ही मिले। तो ये अमोनिया के फीचर्स थे। सेकंड है हमारे पास यूरिया। इसका फॉर्मूला है NH2CONH2। यूरिया एक हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो 46% नाइट्रोजन देता है और मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइज़र है पाकिस्तान में। इसका मैन्युफैक्चरेशन प्रोसेस जो है कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल है और इसका मेजर इंग्रेडिएंट लिक्विड अमोनिया और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है जो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू होते हुए हमें यूरिया देती है। तो 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है ये काम, यानी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप है, फिर अमोनिया की प्रेपरेशन होती है और देन हमारे पास इससे जो हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है दैट इज़ दी पॉइंट ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द अमोनियम कार्बामेट। फोर्थ में यूरिया बनता है और फिर उसकी कंसंट्रेशन की जाती है और लास्ट में प्रिलिंग का मरहला आता है। तो अमोनियम कार्बामेट कैसे बना? जब आप गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया को 1:2 के साथ रिएक्टर में डालते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है NH2COONH4 दैट इज़ अमोनियम कार्बामेट। ये अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा तो नेक्स्ट काम क्या होगा? दैट इज़ दी प्रेपरेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया कैसे प्रिपेयर होता है? ये जो कंपाउंड आपका बना अमोनियम कार्बामेट, इसकी डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ से वाटर रिमूव होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और पानी बनेगा। पीछे जो कंपाउंड बचेगा वो आपका यूरिया है। अब यूरिया आप देख सकते हैं वाटर के साथ बन रहा है तो ये यूरिया का सोल्यूशन है। अब आपने इसको कंसनट्रेट करना है, इसका वाटर रिमूव करना है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया। यूरिया सोल्यूशन को कंसनट्रेट करने के लिए एवेपोरेशन सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ वाटर को एवेपोरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम अंडर वैक्यूम इन 2 स्टेजेस, जहाँ 99.7% यूरिया जो मेल्ट है, क्योंकि हाई टेम्परेचर देते हैं और वाटर आपके पास रिमूव हो जाता है तो यूरिया पिघल जाता है। तो 99.7% जो यूरिया मेल्ट है वो हमें यहाँ से हासिल होता है, जिसे हम फर्दर नेक्स्ट सेक्शन में भेजते हैं और नेक्स्ट सेक्शन है प्रिलिंग टॉवर। प्रिलिंग टॉवर में क्या होता है कि जितना भी पिघला हुआ यूरिया है उसे प्रिलिंग एक टॉवर होता है जिसमें ऊपर से प्रिलिंग जो आपके पास मोल्टन यूरिया है उसे पोर करते हैं प्रिलिंग बकेट की मदद से और नीचे से एयर दी जाती है, कूल्ड एयर। और जैसे ही कूल एयर और आप ऊपर से आने वाले मोल्टन यूरिया का कांटेक्ट होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो वो मोल्टन ड्रॉपलेट सॉलिडिफाई होंगे और जिस हालत में आते हैं उसे हम कहते हैं प्रिल्स। प्रिल्स बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल साइज़ के, ग्रेन की साइज़ के। ये आपके पास यूरिया के बन जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, जिन्हें यूरिया प्रिल्स कहा जाता है, जिसे फर्दर बैगेजिंग के लिए या बल्क स्टोरेज में भेज दिया जाता है। तो ये फ्लो शीट डायग्राम आप देख सकते हैं कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बामेट कंडेंसेशन में भेजा और डिकम्पोजिशन हुई, फिर यूरिया बना, फिर एवेपोरेशन हुई, फिर प्रिलिंग के बाद बल्क स्टोरेज में बैगेजिंग के लिए भेज दिया गया। अब थर्ड जो हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है दैट इज़ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है और किसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से? अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास बनता है NH4NO3। न्यूट्रलाइजेशन के बाद आपके पास वाटर जो है यहाँ से एवापोरेट कर जाएगा और पीछे ये सॉलिड फॉर्म में हमें अमोनियम नाइट्रेट मिलती है जिसे मेल्टेड होती है। तो इसे भी आप टॉवर में से स्प्रे करवाते हैं, नीचे से कूल एयर देते हैं तो ये भी आपके पास जो है सॉलिडिफाई हो जाता है और हार्ड पैलेट्स बनाता है जिन्हें प्रिल्स कहा जाता है, बिल्कुल यूरिया की तरह। तो प्रिल्स और फर्टिलाइज़र फ्री ऑफ डस्ट होते हैं, हैंडल करना भी आसान है और स्प्रेड करना फील्ड पर भी आसान है। अमोनियम नाइट्रेट से 33 से 33.5% नाइट्रोजन मिलती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ।
इसके अलावा अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसे पैडी राइस की फील्ड में हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स में इसका इस्तेमाल है। पैडी राइस फील्ड में इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये चावलों की जो फसल होती है इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें माइक्रोबियल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और माइक्रोबियल बैक्टीरिया इस फर्टिलाइज़र को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा और गैस एवेपोरेट कर जाएगी तो आपके प्लांट को नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये पैडी राइस फील्ड में इसका फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा इसे लाइमस्टोन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी है वो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं, नाम से जाहिर हो रहा है। अब फॉस्फोरस के क्या फंक्शंस हैं? एक तो ये हमारे पास अर्ली ग्रोथ को बढ़ाता है प्लांट की, और दूसरा लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में ये सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन को भी एक्सेलरेट करता है और प्लांट को डिजीजेस से बचाता है। कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स अगर हम उनकी कंपोजिशन देखें तो डिफरेंट कंपोजिशंस की वजह से उनकी सॉलेबिलिटीज़ भी डिफरेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है उसमें आ जाता है सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट CaH2PO4 ट्वाइस, और ट्रिपल फॉस्फेट डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 ट्वाइस HPO4। तो ये हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें हम डाई अमोनियम फॉस्फेट को पढ़ेंगे। ये कंपाउंड हाई प्योरिटी का है और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से बनता है, जिसमें अमोनिया गैस और प्योर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन्हें टेम्परेचर दिया जाता है और pH 5.8 से 6 मेंटेन की जाती है। तो हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट अलॉन्ग विद द हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, इतना एक्सोथर्मिक होता है कि इसमें मॉइस्चर सारे का सारा रिमूव हो जाता है और हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट के, जिन्हें बाद में सेंट्रीफ्यूग करके वॉश करके ड्राई करके हासिल किया जाता है और इससे 16% नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस पेंटॉक्साइड हासिल होती है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है जो ऑलमोस्ट 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स हमें देता है, जो हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और फर्टिलाइज़र के साथ कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फर्टिलाइज़र है पोटाशियम फर्टिलाइज़र। ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जो प्लांट को पोटाशियम प्रोवाइड करता है। पोटाशियम का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल ऑफ द प्लांट। इसके अलावा ये भी डिजीज़ से बचाता है और प्लांट्स की रूट को की डेवलपमेंट में बहुत हेल्दी है और राइपनिंग ऑफ सीड और फ्रूट्स और सीरियल्स भी इसके थ्रू होती हैं। पोटाशियम फर्टिलाइज़र यूज़फुल है टोबैको की, कॉफ़ी और पोटैटो और कॉर्न की फसल के लिए। इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। इंडस्ट्रियल लेवल पर देखा जाए तो इसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बनाया जाता है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड इनका आपस में रिएक्शन होगा तो क्या होता है कि हॉट सोल्यूशन हम सोडियम नाइट्रेट का प्रिपेयर करते हैं और उसमें सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड डाला जाता है। जैसे ही आप इसे डालेंगे तो क्या होगा कि आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम क्लोराइड पर से पोटाशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है वो रन करता है, यानी आपका हॉट पोटाशियम नाइट्रेट जो आगे बना आप देख रहे हैं एक्सचेंज ऑफ द आयन से। तो पोटाशियम नाइट्रेट का जो हॉट सोल्यूशन है वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स पर से जो है आगे रन कर जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ताकि फर्दर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स की डेपोजिशन ना हो। जैसे आपका सोल्यूशन ठंडा होगा तो हमें पेल येलो जो है सॉलिड पोटाशियम नाइट्रेट के जो है क्रिस्टल्स मिलेंगे, जिससे 13% नाइट्रोजन और 44% पोटाशियम हमें हासिल होती है। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में अगर सर्वे किया जाए तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के हवाले से 14 फर्टिलाइज़र प्लांट्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं और 2002 के एस्टिमेशन के मुताबिक हमारे पास ऑलमोस्ट 5630,100 मैट्रिक टन्स पर एनम जो सालाना है जो यूरिया की फर्टिलाइजेशन की जाती है, यानी फर्टिलाइज़र्स इस हद तक इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है जी सीमेंट इंडस्ट्री। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंट की जो हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से अगर आपके सीमेंट पे जाने से पहले हम फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे क्लासिफिकेशन पर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है कि किस फर्टिलाइज़र की क्लासिफिकेशन पर नोट लिखें या यूरिया की फॉर्मेशन बताएं, उसमें जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सारा फिर आप लिखेंगे, फ्लो शीट डायग्राम बनाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में वो कोई भी फर्टिलाइज़र की टाइप आपसे पूछ सकता है, उसके फंक्शंस भी और उसकी एग्जाम्पल भी आपने कोट करनी होगी। नेक्स्ट है जी सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री की हिस्ट्री पर बात करें तो एक इंग्लिश मेजन था ममार, जिसका नेम है जोसेफ एस्पेटीन। इसने सबसे पहले इस सीमेंट को दरियाफ्त किया। कैसे दरियाफ्त किया? व्हेन स्ट्रांगली हीटेड मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले वाज मिक्स विद वाटर, यानी आपके पास मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन और क्ले को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये एक हार्ड स्टोन लाइक मैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी रिजेम्बलेंस पोर्टलैंड रॉक से मिलती थी। अब पोर्टलैंड रॉक इंग्लैंड की एक फेमस बिल्डिंग स्टोन है जिसके नाम पर सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया, क्योंकि ये भी उस जैसी रिजेम्बलेंस देता था।
अब हमारे पास जो लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना का मिक्सचर है, ये बेसिकली सीमेंट कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सीमेंट या व्हाट इज़ पोर्टलैंड सीमेंट, तो आप फिर इसमें ये मेंशन करेंगे। ये सीमेंट जो है आपके पास यहाँ से सीमेंट इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ और अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में हर जगह पर, चाहे डैम्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी हैं, रोड्स बनानी हैं, तो हर पैमाने पर सीमेंट का इस्तेमाल होता है। सीमेंट क्या है? Cement is the material obtained by burning an intimate mixture of calcareous and argillaceous materials at sufficiently high temperature to produce clinkers. These clinkers are then ground to a fine powder. सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो क्लिंकर्स बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें पीस कर हम फाइन पाउडर बनाते हैं तो सीमेंट बनता है। अब जो एसेंशियल एलिमेंट सीमेंट में मौजूद हैं वो लाइमस्टोन है, जिससे हम बेसिकली इंग्रेडिएंट में लाइम लेते हैं, सिलिका है और एल्यूमिना है जो क्ले में मौजूद होता है। तो साइड पर आप कंपोजिशंस देख सकते हैं कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीजा, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड इन परसेंटेजेस के साथ एक सीमेंट में मौजूद होते हैं। तो ये आपने देखनी है, परसेंटेजेस लर्न करनी है। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरेशन में शामिल हैं? एक तो हैं कैलकेरियस मटेरियल्स, जिनमें लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मेरीन शेल्स आ जाते हैं। ये सब लाइम का सोर्स हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स हैं। सेकेंड हमारे पास हैं जी आर्जिलेशियस मटेरियल, जिसमें क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, ये जो हमारे पास मेटल्स को हम प्योर करते हैं तो उसमें ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल होता है। उसमें जो झाग बनती है या जो कंपाउंड्स निकलते हैं उसमें ये स्लैग आती है। तो ये एसिडिक कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड करती है, जिसमें एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स आते हैं। तो ये आर्जिलेशियस मटेरियल्स हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है जिप्सम। तो ये आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द सीमेंट फॉर्मेशन, तो आप तीनों लिखेंगे। अब किन प्रोसेसेस से सीमेंट को बनाया जाता है? दो तरीके हैं, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का जो मयार है, सिलेक्शन है, वो कुछ फैक्टर्स पर की जाती है कि रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशन कैसी है, फैक्ट्री या लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, या प्राइस ऑफ फ्यूल क्या है। तो उसके बुनियाद पर ड्राई या वेट प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में मोस्टली वेट प्रोसेस यूज़ होता है। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आपके पास ये एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग मांगता है और ज़्यादा सूटेबल उन मटेरियल्स के लिए जो हार्ड होते हैं। वेट प्रोसेसिंग कब की जाती है, यानी वेट प्रोसेस का इस्तेमाल अगर हम करें तो ये फ्री फ्रॉम डस्ट है, ग्राइंडिंग भी आसान है और कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरेशन स्टेप्स हैं। हम वेट प्रोसेस को स्टडी करेंगे, जिसमें पानी डालकर ग्राइंडिंग की जाती है और 5 स्टेजेस होती हैं पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए। पहला है जी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। रॉ मटेरियल को पहले क्रश भी किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है मटेरियल को एक करेक्ट प्रोपोर्शन में, देन उन्हें हीट किया जाता है एक रोटरी किलन में, और फिर ग्राइंड किया जाता है हीटेड प्रोडक्ट को, जिसको क्लिंकर कहते हैं, और फिर इस सीमेंट के मिक्सचर को, क्लिंकर को जिप्सम के साथ मिक्स किया जाता है। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को देखेंगे। पहला जी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जितने भी सॉफ्ट रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें पहले क्रश किया जाता है और सूटेबल साइज़ में कन्वर्ट करते हैं 2 स्टेजेस के अंदर, फिर पीसते हैं पानी की मदद से। तो एक बड़ी बॉल होती है, ट्यूब मिल होती है, जिसमें काफ़ी सारे स्टील के बॉल्स होते हैं। उसमें जब आप मटेरियल डालेंगे तो वो उसकी रोटेशन से ही ये ग्राइंड हो जाता है। तो सेकेंड वे है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो पाउडर्ड लाइमस्टोन मिक्स किया जाता है क्ले पेस्ट के साथ। तनासुब क्या रखा जाता है? 75% लाइमस्टोन और 25% क्ले। इन्हें फाइनली ग्राउंड किया जाता है, पीसा जाता है, और कंप्रेस एयर के अरेंजमेंट के साथ इनको मिक्स करते हैं तो स्लरी बनती है। एक रिजल्टिंग जो मिक्सचर आता है जिसमें पानी भी मौजूद है और लाइमस्टोन और क्ले है, तो ये स्लरी बन जाएगी। अब स्लरी में 35 से 45% वाटर होता है, तो इसे फिल्टरेशन के थ्रू वाटर को थोड़ा रिमूव करके 20 से 30% पर ले आते हैं, ताकि जब हम इसे हीट करें तो फ्यूल कंजप्शन कम हो। तीसरा मेथड है जी हीटिंग द स्लरी इन अ रोटरी किलन। रॉ मील और स्लरी जो बनती है ऊपर, उसे रोटरी किलन में भट्टे में भेज दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर। अब रोटरी किलन में एक लार्ज सिलेंडर होता है जो 8 से 15 फीट डायमीटर में होता है और 300 से 500 फीट उसकी लेंथ होती है। ये स्टील का बना होता है और इसके अंदर फायर ब्रिक्स लगी होती हैं जो हीटिंग का काम करेंगी। किलन जो है रोटेट करेगा और रोटेशन होगी 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये एक खास इंक्लाइंड पोजीशन पर इसे रखा जाता है, यानी इस तरह तिरछा होता है और इसे रोटेट करता है किलन। और चार्ज स्लोली, जो चार्ज है बेसिकली ये वर्ड मिक्सचर के लिए जो आपने इसमें रॉ मटेरियल डाला, वो चार्ज स्लोली स्लोली जैसे जैसे नीचे आएगा डिफरेंट मोशंस की वजह से, तो ये हीट होगा। अब चार्ज को हीट कैसे किया जाता है? बर्निंग कोल से, ऑयल से या नेचुरल गैस से। रोटरी किलन में क्या होगा कि ये जो मटेरियल है आपका चार्ज डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर से गुजरता है, जहाँ डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और 2 से 3 घंटे लगते हैं किलन के अंदर पूरा काम मुकम्मल होने में। यानी आपके पास पहले लो टेम्परेचर पे कुछ रिएक्शन होंगे, फिर हाई पर होंगे, फिर इस तरह फर्दर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में हमारी सीमेंट बनती है।
4 टेम्परेचर जोन्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस पर बात करें तो ड्राइंग जोन है पहला, जिसे प्री हीटिंग जोन भी कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर जोन भी कहते हैं। इस जोन में क्या होता है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब आपके किलन में आपने चार्ज डाल दिया और वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंचा तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा सारे का सारा। क्ले जो है हमने जो डाली थी रॉ मटेरियल में वो टूटेगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनाएगी। फिर नेक्स्ट जो है डिकम्पोजिशन जोन है, जिसे मॉडरेट टेम्परेचर जोन कहते हैं। इस जोन में टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाता है तो लाइमस्टोन जो है, जो सेकंड इंग्रेडिएंट था, वो टूटेगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये लाइम है। थर्ड है जी बर्निंग जोन, जिसे मैक्सिमम टेम्परेचर जोन कहते हैं। इस जोन में टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सीड कर जाता है और आपके पास जितने भी ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड है, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये सब कंबाइन हो जाते हैं और कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेराइड बनाते हैं। यानी पहले दोनों चैम्बर्स के इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। फोर्थ है जी लास्ट जोन, कूलिंग जोन, और इसमें क्या होता है कि चार्ज को 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन करके ठंडा किया जाता है, यानी 1500 से टेम्परेचर डाउन करते हैं और 150 से 200 के दरमियान ले आते हैं, तो इसे हम कूलिंग जोन कहते हैं। तो राइट ऑन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन या व्हाट आर द नेम द जोन्स ऑफ द वर्किंग इन द सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये आप सारे बताएंगे उसमें। नेक्स्ट स्टेप है जी क्लिंकर फॉर्मेशन। रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हमें इस जोन से मिलती है, किलन से मिलती है, वो है सीमेंट क्लिंकर्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनकी अपीयरेंस होती है ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो स्मॉल नट से लेकर पी साइज के होते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो ये जी स्कीम आपको नजर आ रही है, फ्लो शीट डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ सीमेंट, जिसमें लाइमस्टोन है, फिर रोटी क्रशर है, फिर रोटरी स्क्रीन है छांटी के लिए, और फिर फाइन ग्रेन्स हैं। वॉश मिल के बाद, कलेक्टिंग टैंक के बाद इन्हें डिफरेंट हॉपर्स में से गुजारा जाता है, कूल किया जाता है और क्लिंकर बनते हैं और क्लिंकर को ग्राइंड करके सीमेंट साइलोस बनाया जाता है, जिसे पैकेजिंग के लिए फर्दर हम भेजते हैं। अब लास्ट स्टेप है जी ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद जिप्सम। इसमें जो सीमेंट के क्लिंकर्स हैं उन्हें ठंडा किया जाता है और 2% जिप्सम उसमें ऐड की जाती है, उसे पीस कर फाइन पाउडर बनाते हैं। तो क्लिंकर्स फाइन पाउडर जब बनाएंगे तो उसे फिर पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। इस स्टेज पे क्या होता है कि जो हमारा फाइनल सीमेंट होता है उसे एयर प्रेशर के थ्रू पैकेजिंग सेक्शन या बल्क कंटेनर्स में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है, जिसके तहत सीमेंट हार्ड मैस में कन्वर्ट होता है। जब उसे पानी के साथ शामिल करते हैं और पेस्ट बनाया जाता है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं, तो इसे हम सेटिंग कहते हैं। तो रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है कि आपने सीमेंट को पानी के साथ मिक्स किया तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनेगा जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रेट हो जाएगा और एक जेल बनाएगा जिसकी कंपोजिशन कुछ यूँ होगी 3CaO.Al2O3.6H2O, जिसे हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कहते हैं। ये जेल आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइज होती है और जिप्सम से रिएक्ट करती है एंड फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट 3CaO.Al2O3.3CaSO4.2H2O। तो इस तरह से 24 आवर्स में रिएक्शंस होते हैं और हमारा जो सीमेंट है हार्ड हो जाता है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन 1 to 7 days। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO.SiO2 एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO.Al2O3 ये जब हाइड्रोलाइज होते हैं पानी की मौजूदगी में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है कि ये तो नीडल शेप क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कोलाइडल जेल में जो स्टड होकर स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा। दूसरा फैक्टर जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है, जो उस मैस में जो खाली जगह बच जाती हैं जिन्हें इंटरस्टिसेस कहते हैं उस मैस को हार्ड करता है। तो इस तरह से इसमें मजबूती आती है और जेल जो बनती है वो स्लोली वाटर लूज करती है एवापोरेशन के थ्रू और हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये यहाँ से आपसे नोट पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट, या वो रिएक्शंस बताएं जो फर्स्ट 24 आवर्स में हुए या 7 डेज़ के ड्यूरेशन में हुए। पाकिस्तान में सर्वे किया जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री 1947 में 330,000 टन सीमेंट प्रोड्यूस करी थी। 1954 में ये डबल होगी अमाउंट और फिर 1956 में 2 मोर इंडस्ट्रीज आर प्लांटेड एट दाऊदखेल एंड हैदराबाद और रिसेंटली 22 इंडस्ट्रीज सीमेंट की काम कर रही हैं जो ऑलमोस्ट हमारे पास 957,802 मेट्रिक टन पर एनम सालाना सीमेंट प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री। अब अपने एक्सरसाइज में से जो डिफरेंट MCQs देख लेने हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में विच 3 एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, NPK, सी ऑप्शन। विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ पेपर पल्प, ये आपका ऑप्शन नहीं है, पेपर इंडस्ट्री से वैसे इसका नाम पॉपुलर है। इसी तरह आपके पास द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर हेल्प प्लांट्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन, डी ऑप्शन।
फॉस्फोरस हेल्प द ग्रोथ ऑफ द सीड। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर रिक्वायर्ड होते हैं रेंज में 6 से 200 ग्राम, और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरेशन प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द डिकम्पोजिशन जोन गोज अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ओल्ड बुक्स में या न्यू बुक्स में 900 है, तो 900 मेंशन आप करेंगे अगर आपके पास 900 का ऑप्शन आता है। वर्ड पेपर इज ड्राइड फ्रॉम द नेम ऑफ विच रेडी प्लांट। पेपर पेपायरस से निकला है, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ध्यान में रखें। विच इज़ नॉट अ कैलकेरियस मटेरियल। आपके पास लाइम कैलकेरियस नहीं है, ये आपके पास नॉर्मली लाइम, क्ले, मार्बल और मेरीन शेल लें तो मार्बल, मेरीन शेल और लाइम ये कैलकेरियस मटेरियल है, और क्ले आर्जिलेशियस मटेरियल है, तो क्ले ऑप्शन आएगा। कितने जोन्स हमारे पास रोटरी किलन में होते हैं जी? 4 जोन्स। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज नॉट यूज फॉर द विच क्रॉप्स। पैडी राइस फील्ड के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपके नोट्स के हवाले से हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 आप देखेंगे तो आपका यहाँ तक सीमेंट इंडस्ट्री और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक।